हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 के पार्ट 4 वीडियो को लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 3 वीडियो हो गया था जिसमें आपको फैराडे का प्रथम नियम बताया गया था। क्या बताया गया था? फैराडे का प्रथम नियम बताया गया था। देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम जो था उसको एक बार आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर। ये फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम जो थे वो आप लोगों को बता दिया गया था, W बराबर ZI T। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम। उसको जानेंगे क्या है। फैराडे के प्रथम नियम के सापेक्ष ही द्वितीय नियम है, क्योंकि वैद्युत अपघटन ही है। क्या है? वैद्युत अपघटन के अनुसार ही फैराडे का द्वितीय नियम बताया जाता है। देखिएगा क्या है इस नियम के अनुसार, या जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघटनों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती होते हैं? तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। कन्फर्म? जब श्रेणी क्रम में, अब श्रेणी क्रम सबसे पहले हमें जानना है श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, मतलब ये इससे जुड़े, ये इससे जुड़े, ये इससे जुड़े, इससे जुड़े, ये होता है श्रेणी क्रम। ठीक, अब क्या है? जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, एक समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त पदार्थ के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। किनके समानुपाती होते हैं? तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। माना कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 वोल्ट मीटरों में क्रमशः सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और कॉपर सल्फेट CuSO4 तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4। ओके, क्या करें? श्रेणी क्रम में 3 वोल्ट मीटर में क्रमशः सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट तथा तन सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इन तीनों सेलों में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती। जैसे हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं विद्युत अपघट्य में, तो क्या होगा? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होना स्टार्ट हो जाती है। इनके कैथोडी पर इनके कैथोड पर क्रमशः AgCu तथा H2 प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं? Ag जो होता है सॉलिड में, यस का मीन्स सॉलिड में, Cu का मतलब सॉलिड, ठीक, और H2 क्या है? गैस है। ये गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि समान विद्युत धारा को एक ही समय तक प्रवाहित किया जाए तो पाया जाता है कि अगर लगातार हम एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करते रहते हैं तो हम क्या पाते हैं? एकत्रित सिल्वर का द्रव्यमान क्या है? एकत्रित सिल्वर का द्रव्यमान W1 अपान दूसरा एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान CuW2। ठीक, किसके तुल्यांकी भार के समान हो जाता है? सिल्वर का तुल्यांक भार और कॉपर का तुल्यांक भार। अब E1 अपान E2 ये। ठीक, एक बार पुनः इसको देख लीजिए क्या है। जब श्रेणी क्रम में जुड़े, अभी हम आगे दूसरा पेज लेते हैं तब उसमें आपको अच्छे से बताते हैं। एक बार इसको फिर से देखते हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। एक चीज में ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघट्य में समान मात्रा में ही क्या करते हैं? विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान, मुक्त पदार्थ का मतलब वहां से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। अब क्या है? 3 वोल्ट मीटर लेते हैं या 3 विद्युत अपघटनी लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित उन तीनों सेलों में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है जिनमें से AgCu एंड H2 गैस बाहर मुक्त होती है। अब समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? एकत्रित सिल्वर का द्रव्यमान, ठीक, एकत्रित सिल्वर का द्रव्यमान अपान Cu का द्रव्यमान, वो उसके तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? E1 अपान E2। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है।
ये देखिए हमारा क्या है, ये 3 प्रकार से जुड़े हुए हैं। एक है AgNO3, क्या जुड़ा है, AgNO3। देखते हैं AgNO3 CuSO4 डाइल्यूट H2SO4, 3 प्रकार से और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए हमने क्या कहा था अभी, एक बैटरी है, ठीक, क्या है, ये बैटरी है, इसका प्लस टर्मिनल, इसका माइनस टर्मिनल, ये रेसिस्टेंट लगा हुआ है, ये की लगा हुआ है, कुंजी से बोलते हैं, ठीक, ये क्या है, कुंजी है, क्या है ये, कुंजी, ठीक। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इस कुंजी को यहां टच कराते हैं तो धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है और एक समान धारा जाती है, ठीक। एक समान धारा हम अगर भेजते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं उनके तुल्यांकी भारों के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब ये क्या है, प्लस टर्मिनल, इसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड, ठीक। और ये भी माइनस इलेक्ट्रोड है, इसे हम एनोड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसे एनोड सिरा। और ये कैथोड, कौन सा, कैथोड, एनोड एंड कैथोड, ओके। क्या हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड, इसे एनोड बोलते हैं, इसे कैथोड बोलते हैं, इसे एनोड बोलते हैं, इसे कैथोड बोलते हैं, इसे एनोड, इसे कैथोड, ठीक। अब AgNO3 और CuSO4 डाइल्यूट H2SO4, इससे पहले विद्युत अपघटन में बताया गया था कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब ये क्या होते हैं, जो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके आके क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक। किसके इलेक्ट्रॉन, NO3 माइनस के, AgNO3 gives Ag+3 प्लस NO3 माइनस। ये देखिए अब NO3 माइनस जो है वो क्या होता है, माइनस यहां आके क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। माइनस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आकर यहां ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये देखिए, ये यहां इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इससे पहले बताया गया एनोड पर अशुद्ध और कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। अब यहां क्या होता है, Ag हमारा क्या होता है, जो Ag होता है यहां एकत्रित होके इस प्लेट पर जमा हो जाता है और Ag हमारा बाहर क्या होता है, निकल जाता है सॉलिड के रूप में। क्या करेंगे हम, सॉलिड के रूप में Ag को निकाल लेते हैं। आगे देखिए CuSO4 क्या है, CuSO4, ठीक। अब CuSO4 gives Cu प्लस और प्लस SO4 माइनस, ठीक। CuSO4 और SO4 माइनस किस में बदल जाता है, Cu प्लस में और SO4 माइनस में। अब देखिएगा जो यहाँ SO4 माइनस है, माइनस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इस एनोड पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इस एनोड पर जाते हैं। इस एनोड के चारों तरफ क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं और इनकी मात्रा क्या होती है, जमा हो जाती है, ठीक। अब यही क्या होता है, और यहां से पॉजिटिव जो निकलते हैं, ठीक, ये पॉजिटिव वाले सब इधर मूव करते हैं। पॉजिटिव जो हैं वो इधर मूव करते हैं। कौन से पॉजिटिव होते हैं, जो वो इस पर आकर जमा हो जाते हैं। इस पर मतलब कैथोड पर, ठीक। यहां या यूं कहिए कैथोड पर आकर ये अपचयित हो जाते हैं। कहां कर, कैथोड पर आकर ये अपचयित हो जाते हैं। कौन से, Cu प्लस यहां अपचयित हो जाते हैं, यहां हमारा Cu बाहर निकल आता है, ठीक। यहां क्या होता है, Ag। दो चीज हमें मिल गया। अब तीसरा क्या है हमारा, H2SO4। क्या है, H2SO4, ठीक। क्या है, H2SO4। H2SO4 को देखते हैं। अब सेम प्रोसेस यहां भी वही होता है, ठीक। क्या होते हैं, H प्लस जो आयन होते हैं, ठीक, H प्लस जो आयन होते हैं वो कैथोड की तरफ क्या होते हैं, मूव होते हैं। ये देखिए जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कहां मूव होते हैं, कैथोड की तरफ मूव होते हैं, ठीक। और ये इसकी प्लेट पर आकर जमा होने लगते हैं, ओके।
अब क्या होता है, पॉजिटिव आकर यहां अपचयित होता है और H प्लस आयन ऊपर निकलने लगता है। चूंकि H प्लस क्या होता है, H प्लस स्वतंत्र अवस्था में रहता नहीं है, ये हमेशा H2 में पाया जाता है। ठीक, तो ये यहां आके H2 गैस रिलीज होने लगता है। ठीक, ये तो था इसके इंटरनली पार्ट। ठीक, अब क्या है आगे देखिएगा, एक बार इसको मिटा दिया जाए। ये देखिए अब आगे क्या है, ये देखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा विद्युत की यदि प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। हमने क्या कहा, W1 अपान W2। ठीक, अगर हम इतना निकाल देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2 पर भी हम निकाल सकते हैं, 4 लेना है तो 4 को भी लिख सकते हैं, 8 लेना 8 को, बस शर्त यह है कि यह श्रेणी क्रम में लिया जाए। ठीक, यदि हम श्रेणी क्रम में लेते हैं तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव, बीच का पॉजिटिव निगेटिव जुड़ता आपस में चला जाए, एक के बाद एक सीक्वेंस में, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, यह होता है हमारा श्रेणी क्रम। ठीक, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे श्रेणी क्रम, समांतर श्रेणी, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम सब पढ़े होंगे। यहां हमें क्या करना है, केवल श्रेणी क्रम जानना है। श्रेणी क्रम में लगातार माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस ऐसे जोड़ते चला जाना है, इक्वल E1 अपान E2। ये देखिए क्या होगा, E1 अपान E2। ठीक, अब देखिए ये क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का भार उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो W अपान क्या है, W2 और E1 अपान E2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, W समानुपाती E लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक, यदि मुक्त हुआ पदार्थ है उसके समानुपाती है तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा, तो W समानुपाती E। ओके, या आगे देखिए नेक्स्ट, देखिएगा W1 अपान W2 इक्वल E1 अपान E2। ओके, अब क्या है, W समानुपाती Q के। ठीक, क्या है, W समानुपाती Q, जहां Q इक्वल क्या होता है, ZIT। ओके, क्या होता है, ZIT। अतः हम क्या रख सकते हैं, W बराबर ZIT, फैराडे के प्रथम नियम से। अब हम यहां क्या रखेंगे, W ZIT मतलब Z1 अपान Z2 IT इक्वल E1 अपान E2। ओके, अब हम क्या करते हैं, IT से IT काट देते हैं और Z1 अपान Z2 इक्वल E1 अपान E2। ओके, ये ठीक। अब क्या हो जाएगा, Z1 अपान Z2 इक्वल E1 अपान E2। ठीक है, ZIT अपान Z2 IT इक्वल E1 अपान E2, Z1 अपान Z2 इक्वल E1 अपान E2। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या, अब हम Z1 अपान Z2 E1 अपान E2। ओके, अब हम यहां देखते हैं, हम यहां अतः हम लिख सकते हैं E समानुपाती Z। ओके, E समानुपाती Z। ओके, तो E इक्वल FZ, अतः हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल FZ। ओके, तो F क्या है यहां, जहां F देखिएगा, जहां F फैराडे स्थिरांक है। ठीक, जिसका मान
96, जिसका मान 96,500 कूलाम मोल इनवर्स। ठीक, जिसका मान 96,500 कूलाम इनवर्स होता है। अतः E इक्वल 96,500 इंटू जेड। ओके, या अब भी लिख सकते हैं, या जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान 96,500, और यही हमारा फैराडे का द्वितीय रूल है। ओके, क्या है ये, यही हमारा, चाहे आप इसको ले लीजिए, ठीक, या इसको ले लीजिए, दोनों एक ही बात है। यही हमारा फैराडे का द्वितीय रूल है। ओके, एक बार और देख लीजिए, यहां थोड़ा मिस्टेक होगा E1, क्योंकि यहां E1 अपान E2 है। ओके, तो E समानुपाती Z, E इक्वल FZ, ठीक, F इंटू जेड हो जाएगा, जहां यह फैराडे स्थिरांक है, जिसका मान कितना होता है, 96,500 कूलाम मोल इनवर्स। E इक्वल 96,500 इंटू जेड, या जेड इक्वल कितना हो जाएगा, E अपान 96,500। ठीक, ओके, हो गया, जेड बराबर E अपान 96,500। अब आगे टॉपिक देखते हैं क्या है। आता है इलेक्ट्रोड क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोड। क्या है, इलेक्ट्रोड को देखते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब किसी धातु की प्लेट को या छड़ को लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की धातु की छड़ इलेक्ट्रोड कही जाती है। ठीक, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड कहलाती है। देखिएगा, कोई भी आप जलीय विलयन ले लीजिए, ठीक, क्या करिए, कोई भी आप जलीय विलयन ले लीजिए, उसमें धातु की प्लेट को रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए, धातु की प्लेट को रख दिया जाता है, तो क्या होता है, विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यह क्या होता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उत्पन्न होने वाले आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड के दो प्रकार, जिन्हें क्रमशः एनोड और कैथोड कहते हैं। क्या होता है, कैथोड और एनोड। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग पढ़ते हैं, जब धातु की पन्नी को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है। धातु की पत्ती को क्या लिखा है इसमें, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा, जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की पत्ती तथा इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। देखिए, ये किताब है, किताबी भाषा में क्या नाम है, चलिए एक बार इलेक्ट्रोड विभव को हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड विभव नेक्स्ट टॉपिक है। जब धातु की छड़ को विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ठीक, या यूं कहिए, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ठीक, जब धातु की छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण से उसमें दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। या इसके अनुसार देख लीजिए, जब धातु की पत्ती को इसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है, ठीक, स्वयं ध्यान दीजिएगा, स्वयं के आयन युक्त विलयन में, जैसा अभी हमने क्या कहा, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, सेम चीज लिखा है,
उसके लवण के जलीय विलयन में, तो वही कह रहे हैं ये स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है। ठीक, वो धातु की पंक्ति विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो क्या हो जाता है, जब धातु की क्षण को विलयन के रखा जाता है, उसके लवण के जलीय विलयन में रखा जाता है, तो धातु धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की पत्ती तथा इसके विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कहां, धातु की जो क्षण होती है या पत्ती आप कह लीजिए, धातु की पत्ती या धातु के क्षण और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष, जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और क्षण के मध्य धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, और धातु और क्षण क्या होते हैं, इनके बीच में धातु की क्षण और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला देखते हैं विलयन की सांद्रता। यदि विलयन की सांद्रता, अभी हम विलयन की सांद्रता की बात करें, अगर वो विलयन क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, क्या होगा, कंसंट्रेट मतलब सांद्र होगा, क्या होगा, यदि विलयन सांद्र होगा तो विभवांतर ज्यादा होगा, क्योंकि आयन हमारे ज्यादा हो जाएंगे तो विभवांतर भी ज्यादा बढ़ जाएगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा, मतलब धारा भी तेजी से प्रवाहित होगी। ठीक, दूसरा क्या है, धातु की प्रकृति। अब धातु की प्रकृति यह बताती है कि यदि धातु की प्रकृति ऐसी हो कि उसमें क्या हो, आयन अधिकता से निकले, यदि इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बनेंगे, तो क्या विभवांतर अच्छा बनेगा, विभव अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक, पोटेंशियल अच्छा होगा ही नहीं। ठीक, आगे देखिएगा विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। अब विद्युत अपघट्ट भी ऐसा लिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा लिया जाए जिसमें वो जो हम डालें विद्युत अपघट्ट को, वो क्या हो, घुलित हो जाए उसमें। ठीक, और आयन बनना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, दाब तथा ताप की परिस्थिति भी होनी चाहिए। यदि क्या है, हम नॉर्मली किसी विद्युत अपघट्ट को बनाते हैं तो उसको घुलने में समय लगता है, यदि दाब तथा ताप की परिस्थिति दे देते हैं, दाब और ताप दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तेजी से क्या होता है, आयन मूव होने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप समझ लीजिए, सिंपल सी एक बात है, नमक और जल का घोल, ठीक, NaCl को आप ले लीजिए, यदि पानी में ऐसे डाल दीजिए केवल, तो क्या होता है, जल्दी तुरंत नहीं घुलता है। यदि हम क्या करते हैं, उसको ताप दे दें या दाब दे दें, ठीक, या उसको हिला दें, तो तुरंत क्या होता है, मिक्स हो जाता है। सेम उसी प्रकार ये भी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इसमें कुछ है नहीं, एक बार इसको पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। एक बार हम रिपीट कहिए तो कब बोल देते हैं, देखिएगा। जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, धातु की क्षण धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, धातु की क्षण धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, तो धातु की क्षण और उसके विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखते हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव पर आते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड देखते हैं। यदि अर्धशैल अपक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 सेंटीग्रेड तथा दाब 1 वायुमंडलीय मानक परिस्थितियों में हो, तो इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। सेम प्रोसेस यही है, लेकिन कह रहे हैं ये अर्धशैल, सबसे पहले ये ध्यान देना हमें, अर्धशैल में 25 सेंटीग्रेड ताप भी होना चाहिए, इसमें निश्चित कर दिया गया। वहां ताप निश्चित नहीं था, लेकिन यहां ताप निश्चित कर दिया गया, दाब भी निश्चित कर दिया गया। ठीक, तो दाब 1 वायुमंडलीय है और तापमान कितना, 25 सेंटीग्रेड पर अर्धशैल में अपक्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या यूं कहिए 25 सेंटीग्रेड ताप पर तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर अर्धशैल अपक्रियाओं में जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओके, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, E0 से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव को E से,
तथा E0 को सदैव अपचयन विभव माना जाता है। E0 को क्या माना जाता है? अपचयन विभव माना जाता है, जब तक कि यह बताया नहीं गया हो कि ऑक्सीकरण विभव है। ठीक, ये बताया नहीं जाता कि अगर क्वेश्चन कोई आता है, अगर उसमें बताया नहीं गया कि ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आपको केवल अपचयन या विभव माना जाता है, अपचयन विभव ही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, अब आता है लास्ट टॉपिक जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, क्या कौन सी सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो आता है, ठीक, क्वेश्चन का मीन जो इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन है, उसमें अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी आता है, इलेक्ट्रोड विभव आएगा, तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अर्ध सेलों अथवा तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को क्रमबद्ध रूप से घटते या बढ़ते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। क्या होती है? जब हम किसी भी अर्ध अपक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं, कोई भी अर्ध अपक्रिया है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं, ठीक है, जैसे Cu से क्या करते हैं, Cu+2 हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर मूव होते हैं, ये अर्ध अपक्रिया हो गई। ठीक है, क्या हो गई? अर्ध अपक्रिया हो गई। अब देखिए यही कह रहे हैं, अर्ध सेलों में मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को क्रमबद्ध रूप से लिखने पर, क्रमबद्ध रूप से मतलब एक या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम, आक्सीकारक के रूप में या अपचायक के रूप में, घटते क्रम या बढ़ते क्रम के रूप में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। ओके, अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, इसे IUPAC द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभवों को उनके अपचयन विभव के रूप में लिखा जाता है। अब इसके कुछ लक्षण हैं, ठीक, कुछ अनुप्रयोग हैं, वो भी हम देखते हैं। ये हमारा क्या है? विद्युत क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ये ऊपर से क्या है, ये आक्सीकारक क्षमता के अनुसार, आक्सीकारक जिसका अपचयन होता है उसी को आक्सीकारक कहते हैं, जिसका अपचयन हो जाए वो आक्सीकारक, और जिसका आक्सीकरण हो जाता है उसे अपचायक कहा जाता है। ये तो बहुत पहले पढ़े होंगे। क्या है? जिसका अपचयन हो जाए उसे आक्सीकारक, तो अपचयन क्षमता के अनुसार मतलब F2 इसमें सबसे ऊपर श्रेणी में है। ठीक, यहाँ F2 सबसे ऊपर श्रेणी में है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या यूं कह लीजिए जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे बोलते हैं आक्सीकारक क्षमता। तो इसमें सबसे पहले ऊपर क्या है, देखिएगा 2Fe, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। अभी हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ठीक, जिसमें क्या आप लिख सकते हैं, 2F माइनस गिव्स F2। ठीक, क्या हो जाएगा? F2 क्या हो जाएगा? F2, ये F2। ठीक, अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जहां अपचयन होता है उसी को हम आक्सीकारक बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, अब क्या होता है, कुछ बच्चे ऑक्सीकारक जब आता है तो वो समझते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑक्सीकरण की क्रिया तो नहीं हो रही है। ऑक्सीकरण क्रिया जो होती है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यहां जिसका अपचयन होता है उसे, जिस पदार्थ का या जिस तत्व का जिस तत्व या जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर जी ऑक्सीकरण अलग हो गया, ऑक्सीकारक अलग हो गया। जिस तत्व का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है। और जिस तत्व का क्या होता है, अपचयन होता है, वो क्या होता है, अपचायक कहलाता है। जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए Na+, Na से क्या हो रहा है, ये Na, देखिएगा Na+
Na+ और एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है। अब ध्यान देने योग्य ये बात है, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही, तो इसे हम अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं। और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को क्लियरली। ओके, अब देखिए सबसे नीचे, सबसे ऊपर ऑक्सीकारक क्षमता के अनुसार F2 और क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा पॉजिटिवली होता है। ये 2.87, ठीक, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। अब आगे देखिएगा, इसके आगे भी है ये अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा है, Li होगा। देखिए ये Li, क्या है ये, Li। तो F2 हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकारक क्षमता, या यूं कह लीजिए F क्या हो गया हमारा, ऑक्सीकारक क्षमता। क्या हो गया, F हमारा ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया, F सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक एजेंट में आता है, ऑक्सीकारक एजेंट में आता है। और Li क्या है, अपचायक में आता है। क्या आता है, अपचायक, ठीक। ये हो गया। Li क्या है, Li इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक। तो क्या होता है, Li इक्वल Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखिए Li क्या है, सबसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर अपचायक के रूप में कहा जाए तो सबसे ऊपर पर है। ये क्या है, सबसे ऊपर बढ़ती हुई अपचायक क्षमता, सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा है, -3.05। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक, वो क्या होता है, अपचायक क्षमता उसकी बढ़ जाती है। आगे देखिएगा, अब ये तो हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या हो गया, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब आगे देखते हैं, आइए अब हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग के बारे में। अनुप्रयोग, ठीक। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ऊपर से अगर नीचे चलेंगे, ठीक, तो उसका पॉजिटिवली या ऑक्सीकरण अधिकता बढ़ती जाती है, ठीक। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग होते हैं, ठीक। अब दूसरा देखिएगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं। किसके साथ, तनु अम्लों के साथ। किसके साथ, तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं, ठीक। H2 डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन कराया जाता है तो H2 गैस रिलीज करते हैं, ठीक। अब देखते हैं, ये तो हो गया अनुप्रयोग। अब हम देखते हैं इसके गुण, ठीक। अब इसके गुण को देखते हैं हम, इसका गुण क्या है, ठीक। इनका गुण है, रासायनिक श्रेणी का ये गुण है। क्या, कौन सा गुण है, जो H+ के नीचे हैं, H2 के नीचे हैं या हाइड्रोजन के नीचे जो हैं, वो क्या होते हैं, उनका ये गुण है कि वो हमेशा माइनस देते हैं, माइनस इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक। अब और जब ऊपर चलेंगे तो वो क्या होगा, दूसरा गुण पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा देखिएगा, जिन धातुओं के क्या होते हैं, ग्रहण करने की क्षमता होती है ज्यादा, वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, जिन धातुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की यदि क्षमता है ज्यादा तो क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव उनका कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विभव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक। दूसरा देखिएगा, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, त्यागने की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाती है। यदि हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम हो जाती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ये जो लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये जो माइनस है ये ऊपर लिखा है, कहीं कहीं ये माइनस ऊपर लिखा है पहले और प्लस नीचे रखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहां क्या है, यहां क्या है, पॉजिटिव नीचे हैं, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव। कहीं कहीं ये चीज ऊपर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता को ये तीर का निशान ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ठीक। और ऑक्सीकारक वाला बढ़ती हुई ऑक्सीकरण ऐसे नीचे लगा देते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा,
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओके, यहां केवल तुम्हारे में ये दिया गया है बढ़ती हुई अपचायक क्षमता। तो जो हाइड्रोजन से नीचे हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती, बढ़ती जाती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ऑक्सीकरण क्रिया होगी, और ऑक्सीकरण क्रिया होगी जिसका वो अपचायक होगा। ठीक, और अपचायक होगा तो क्या होगा, निगेटिव में उसका इलेक्ट्रोड विभव मान होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या होगा, निगेटिव में उसका इलेक्ट्रोड विभव मान होगा। यदि देखिएगा, यदि क्या होगा, यदि ऑक्सीकारक क्षमता क्या है, बढ़ती है, क्या होती है, ऑक्सीकारक क्षमता F2 है, ये बढ़ रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सब कितने हैं, सब पॉजिटिव हैं, ये सब पॉजिटिव हैं, जितने भी हैं ये सब क्या है, पॉजिटिवली हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, पॉजिटिव है। ओके, सब में पॉजिटिव लगा लीजिए, सब पॉजिटिव हैं, यहां से यहां तक पूरे पॉजिटिव ही हैं। ये देखिए। ठीक, अब ये कहीं कहीं पॉजिटिव वाला नीचे दिया गया है, माइनस वाला ऊपर दिया गया है, तो उसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होइएगा और आप अच्छे से पढ़िएगा। ये विद्युत रसायन का चैप्टर आपका फिनिश्ड होता है, यहां समाप्त हो जाएगा। ठीक, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कार्बनिक रसायन के बारे में बताएंगे। कौन से रसायन के बारे में, ये तो अब तक हमारा फिजिकल चल रहा था। ठीक, पार्ट 2 रसायन विज्ञान पार्ट 2, अगले वीडियो में हम रसायन विज्ञान पार्ट 2, ठीक है, देख लीजिए एक बार, रसायन विज्ञान पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। ओके, जिसमें फर्स्ट लेसन है हेलो एल्केन, क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, क्या है, हेलो एरीन। ओके, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, तब तक आप अच्छे से पढ़िएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।